जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, कल आप लोग को हम बता दिए थे ना कि लेक्चर जो 1 था उसमें से हम आप लोग को कुछ लेक्चर कल समझाए थे, है ना। वो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आप लोगों को संसाधन एवं विकास चल रहा था। संसाधन का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, मैं एक एक चीज़ों को एक एक चीज़ को मैं समझाने की कोशिश किया था आप लोगों को। चलिए, आज हम आप लोगों को न्यू टॉपिक कल हम बताए थे आप लोगों को, और वो टॉपिक हमारा था कल इस प्रकार का। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आणविकरणीय संसाधन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। बात सही है ना? ठीक है। तो बताइए, अगर कोई पूछेगा जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो हम आप लोग को एक बार रिपीट कर देते हैं। जैव संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जिनमें जीवन पाई जाती है, उसको जैव संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति जिसको बोलते हैं हम लोग ना, वही हो गया, वनस्पति को ही बोलते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। उसमें घास भूसे वगैरह सभी आ जाते हैं, तो उसको जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन का मतलब क्या होता है? जैसे पत्थर हो गए, है ना, कोयला हो गए, खनिज हो गए, इसमें जिसमें जीवन नहीं पाई जाती है। और जो संसाधन है जो हमारे लिए जो क्या है, वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए वो क्या है, हमारे लिए अजैव संसाधन है। चलो डियर, ठीक है, टाइम को कम स्पेंड करते हैं। आज हम आप लोगों को न्यू टॉपिक लेके चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन भी बता दिए थे, अनवीकरणीय संसाधन भी बता दिए थे। उम्मीद है अब आप लोग को न्यू चीज़ बताना चाहिए। चलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या होता है? पहला में व्यक्तिगत संसाधन होता है। हम आप लोग बोल रहे थे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक व्यक्तिगत संसाधन, एक सामुदायिक संसाधन, एक राष्ट्रीय संसाधन, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या आप लोगों ने लिखा था? लिखा था? तो बताइए। तो व्यक्तिगत संसाधन के बारे में अब हम बताते हैं, ठीक है। जिन संसाधनों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम स्वामित्व लिखे हैं ना, आप लोग लिख लीजिएगा। स्वामित्व के बाद यहाँ पे थोड़ा डैश दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देके लिखिएगा यहाँ पे मालिक, उसके बाद बॉल बंद कीजिएगा, फिर आगे ये सब लिखिएगा। तो जिन संसाधनों का स्वामित्व यानी कि मालिक जो होता है, कोई निजी व्यक्ति बनता है, मतलब कोई एक व्यक्ति बनता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे बाग हो गया, बाग मतलब बगीचा जो हो गया। देखते हैं बाग बगीचा जो होता है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति अगर बाग लगाता है, जैसे आम का बागान लगाया, तो एक ही व्यक्ति कर रहा था, उसका मालिक एक ही आदमी होता है ना। हाँ। चारागाह हो गया, तालाब हो गया। तालाब मान लीजिए, अगर आप अपने गांव में देखते होंगे कि तालाब जो है ना, कोई एक व्यक्ति खुदवा लिया, कोई एक व्यक्ति खुदवा लिया और उसमें क्या किया, मछली पाल दिया, मछली पाल दिया, या फिर उसमें बतख पालने लगा, समझ गए ना। तो उसका मालिक कौन होता है? एक ही आदमी होगा। अगर उस तालाब में, अगर समझिएगा, उस तालाब में अगर उस तालाब को खुदवाने के लिए पूरे गांव के लोग अगर चंदा करके अगर खुदवाएं, तो वो समझ जाइएगा कि वो सामुदायिक संसाधन हो गया। लेकिन अगर वो अकेले किसी एक व्यक्ति का है, तो वो तालाब क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हुआ। क्या मेरी बात समझ में आया? फिर से एक बार पूछ रहे हैं, बताइए। एक तालाब है, मान लीजिए कोई तालाब है, आपके गांव में एक तालाब है ना। उस तालाब को मान लीजिए खुदवाने के लिए आपके गांव के कोई एक व्यक्ति खुदवाए उसको, उसका है ना, उसका जितना भी खर्च है वो एक व्यक्ति लगाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन या स्वामित्व सामुदायिक संसाधन? तो आप बोलिएगा सर व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। ऐसा क्यों कहलाएगा वो व्यक्तिगत संसाधन? क्योंकि सर उसमें एक ही व्यक्ति ने क्या किया, सारा खर्च निकाला, खर्च किया, और उसमें एक ही आदमी का हक है। हालांकि उसमें नहाएगा धोएगा सबको अलग बात है। अगर उसमें कोई मान लो मछली अगर पाल रहा है, मान लीजिए मछली कोई व्यक्ति पाल रहा है, तो वो मछली पर हक किसका हो गया, कोई एक व्यक्ति, क्योंकि वो तालाब किस एक व्यक्ति का है। वही बोलता है डियर। तो जैसे तालाब हो गया, कुआं, कुआं भी आपके घर में भी एक कुआं होगा मान लीजिए, तो उस कुआं में क्या पूरा गांव के लोगों का अधिकार होता है? नहीं। हाँ, अगर कुआं में अगर मान लीजिए कोई कुआं खुदवाया है और उस कुआं में खर्च अगर सभी व्यक्ति मिला के दिए हैं, तो वो सामुदायिक संसाधन होगा। लेकिन अगर कुआं में अकेला अगर आपके कोई घर के व्यक्ति अगर खुदवाए हैं, तो वो एक व्यक्ति का मतलब ये एक आदमी का वो हक हुआ, वो हो गया निजी संपत्ति, मतलब अपना संपत्ति। निजी मतलब अपना संपत्ति होता है बाबू। आगे देखिए बच्चों, सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? बोलते हैं ना, वे संसाधन, यहाँ लिखा है वे संसाधन जिनमें समुदाय के लिए सदस्य
सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। मतलब क्या है, समुदाय का मतलब होता है वे संसाधन जिनमें समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा संसाधन जिसमें पूरा समूह के हर व्यक्ति को उसमें अधिकार होगा। क्या बोले, वो ऐसा संसाधन जिसमें पूरा समाज के हर व्यक्ति का अधिकार होगा, उसी को क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और सामुदायिक संसाधन को दूसरा बोला जाता है क्या, शामिलात भूमि। शामिलात भूमि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शामिलात भूमि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सामुदायिक संसाधन को क्या बोलते हैं, शामिलात भूमि भी कहते हैं। जैसे चारण भूमि। चारण भूमि मतलब समझते हैं, जैसे जहाँ पे मान लीजिए बैल को चराना है ना, तो वो चारण भूमि होगी, उसमें पूरा समूह का बोध है। शमशान भूमि, शमशान घाट क्या एक व्यक्ति का अधिकार है, नहीं, उसमें पूरा समूह का लोगों के लिए समुदाय का बोध है, क्योंकि उसमें एक दिन सभी को वहीं पे जाके मिट्टी में मिल जाना है। समझ गए ना। तालाब। तालाब अब जैसे क्या बोले, तालाब भी मेरा एक तरह का व्यक्तिगत संसाधन है और एक तरह का क्या है, एक तरह का हमारा देखा जाए तो सामुदायिक संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन कैसे हुआ, एक व्यक्ति अगर उसको खुदवाएगा तो वो व्यक्तिगत संसाधन हुआ, और अगर उसमें अगर सारे लोग अगर खर्च करके अगर उसको खुदवाएं तो वो क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे पार्क हो गया, पार्क समझते हैं ना, पार्क हो गया। मैदान हो गया, मैदान मतलब समझते हैं खेलने के लिए ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड, उसमें पूरे समूह का बोध होता है, अधिकार होता है, वो सामुदायिक संसाधन हो गया। आगे देखिए, अब मान लीजिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। समझिएगा पहले बात को, है ना। राष्ट्रीय संसाधन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में पूरा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, मतलब तकनीकी के तौर पे, मतलब तकनीकी का मतलब क्या होता है, जैसे तकनीकी के तौर पर देखा जाए तो देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, देश के अंदर में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क हो गया, रोड जो है ना, वो व्यक्तिगत, वो क्या हो गया, पूरा हो गया हमारा राष्ट्रीय संसाधन। नहर हो गया, वो हो गया क्या, नहर के बारे में भी होता है एक तरह का क्या, राष्ट्रीय संसाधन। रेल लाइन, ये भी राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय पार्क, ये भी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क जो होता है वो भी राष्ट्रीय संसाधन है। और 12 समुद्री मील के भूभाग यानी कि 22.2 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तक अगर देखा जाए तो वो होता है, वहाँ तक वो क्या होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे एक फिगर के माध्यम से हम आप लोग को समझाते हैं, समझिएगा बच्चों। आप लोगों को एक बात बता देंगे तो आप लोग को भी हैरानी हो जाएगा। वो हैरानी किस बात का होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए हम इसको उलट देते हैं, समझिएगा। समुदाय का संसाधन बनने से पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई देश है, हमारा अपना देश बना लेते हैं, हम इसके पश्चिमी भाग को बना लेते हैं, ठीक है, हमारे देश के ये पश्चिमी हिस्सा मान लीजिए। तो इसमें मान लीजिए यहाँ तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, हिंद अरब खाड़ी, इधर अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। ये अरब सागर हो गया, अरब सागर, और ये आपका हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो बताइए, इसके भारत से लेकर के 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर समझते हैं, समझिएगा कि 22 किलोमीटर मतलब 22 किलोमीटर दूरी तक ये देश के बाउंड्री से लेकर 22 किलोमीटर तक ये इस देश का अधिकार है, इस देश का अधिकार हुआ। यहाँ मान लो 22 किलोमीटर यहाँ हुआ तो यहाँ तक इसका अधिकार हो गया समुद्र में, तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और 22 किलोमीटर के आगे जाएगा तो ये पूरा देश का अधिकार इसमें आ जाएगा, इसमें पूरे देश का अधिकार हो गया। क्या मेरी बात समझ में आया। इसी तरह इधर भी देखिए, अरब सागर में मान लीजिए यहाँ पे 22 किलोमीटर मान लो यहाँ आया तो यहाँ तक ये भारत का अधिकार केवल, लेकिन इसके बाहर अगर देखा जाए तो इसमें पूरे देश का अधिकार हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए क्या होता है, अब हम आप लोगों को समझाते हैं राष्ट्रीय संसाधन बनता कैसे है। पहले अच्छा बताइए, हम एक रोड का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे गांव में मान लीजिए कि मेरा कोई एक शहर है, उस शहर के आसपास में कोई गांव है, ठीक है। और उस शहर के उस गांव के तरफ से मान लीजिए हमको एक 4 लाइन का रोड पास करना है। 4 लाइन का रोड अगर पास करना है तो उस ज़मीन में मान लीजिए ये हमारा, एक आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये हमारा एक रोड बन रहा है, न्यू रोड बन रहा है, इसमें 4 लाइन का रोड हमको बनाना है। मान लीजिए 1 2 3 4 लाइन का,
4 लेन का हमको रोड बनाना है मान लीजिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसके आसपास में पहले लोग, मान लीजिए 1 लाइन का रोड था तो यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ भी लोग, यहाँ भी, यहाँ घर रहता था लोग। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति का घर यहाँ टूटेगा या उसका ज़मीन यहाँ पे है और इस ज़मीन को उजाड़ करके प्लेन करके यहाँ पे अगर रोड बना दिया जाएगा तो पहले एक व्यक्ति का अधिकार था ना, लेकिन अब इस पर बहुत सारे मतलब क्या वो पूरा देश का अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या करता है, इस देश को मतलब इस जैसे रोड बनाने के लिए लोगों को जिनका घर टूटता है, जिनका ज़मीन जाता है, उनको पैसा मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है। वही हम यहाँ लिखे हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण संभव किया जाता है, मतलब लिया जाता है कि जो व्यक्तिगत संसाधन है, मतलब किसी एक व्यक्ति का जो संसाधन होता है उसको सरकार द्वारा लिया जाता है और उसको क्या करते हैं, जिसमें मालिकाना हक होता है, जिसमें जो मालिकाना हक होता है उसको सरकार जो ले लेती है और सरकार बदले में क्या करती है। देखिए कहाँ कहाँ पढ़ना है, व्यक्तिगत संपत्ति का भी अधिग्रहण संभव है, मतलब कि व्यक्तिगत जो एक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का जो होता है ज़मीन या एक व्यक्ति का जो होता है उस जगह पे, वहाँ पे उसकी ज़मीन को ले लिया जाता है और उसके जगह पर क्या बनाया जाता है, रेल लाइन बनाया जाता है। जैसे रेल लाइन बनाते हैं लोग, मतलब रेलवे के लिए, ट्रेन को आने के लिए पटरी बिछाया जाता है और फिर क्या बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े रोड बनाए जाते हैं और नहर बनाया जाता है। तो जिसका भी ज़मीन जाएगा उसको सरकार क्या करता है, मुआवजा के रूप में पैसा देता है। वही लिखा है कि व्यक्ति संपत्ति का अधिग्रहण संभव होता है, मालिकाना हक, उसमें किसी एक मालिकाना का हक होता है, उसको सरकार क्या करती है, बदले में क्षतिपूर्ति रकम देती है। यहाँ लिखा है क्षतिपूर्ति रकम की, जितना उसका नुकसान होता है उतना पैसा देती है उसको, ठीक है। जैसे वही लिखे हम यहाँ पे, बदले में मालिकाना हक को क्या करते हैं, बदले में वो क्षतिपूर्ति रकम देते हैं। जैसे सड़क हो गया, नहर हो गया, रेल लाइन हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया, फिर 12 समुद्री मील यानी कि 22.200 किलोमीटर है ना तक महासागर, ये मतलब क्या बोलते हैं, महासागर तक बाबू उस देश का अधिकार होता है। जैसे बताए थे ना अभी हम। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाता है, जिन संसाधनों पर जिन संसाधनों पूरे देश का अधिकार होता है, मतलब कि जिन संसाधनों में है ना पर पूरे देश का अधिकार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है उसमें पूरा देश का अधिकार होता है, वो लैंड कर सकता है, ठीक है। महासागर हो गया, बड़ा बड़ा महासागर, उसमें भी पूरा दुनिया का अधिकार होता है। वायुमंडल बताइए, तो ये जो हवा है उसमें क्या कोई एक व्यक्ति का अधिकार है क्या, नहीं ना, तो वो क्या है, वो सभी का अधिकार है उसमें है। तो कहने का मतलब वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सौरमंडल, सूरज की रोशनी जो है वो क्या है, वो सभी के लिए है, तो वो भी हो गया हमारा क्या, हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंटार्कटिका अंटार्कटिका भी में क्या है, यहाँ पे ना कोई भी देश के लोग जो है वो अपना घर नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, पूरे देश के सहयोग से, वहाँ पूरे देश की अनुमति से वहाँ पे अपने लिए क्या बना सकते हैं, जैसे उनको क्या बोलते हैं, जैसे उनमें खास एक तरह का संस्थान बना सकते हैं, ठीक है, जांच का केंद्र बना सकते हैं। आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, संभावी संसाधन, मतलब क्या होता है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, मतलब ऐसा संसाधन जो कोई देश में क्या होता है, विद्यमान होता है, मतलब पाया जाता है, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया जाता है ना, वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। उसी को संभावित संसाधन कहते हैं कि जिनमें क्या होता है, जैसे देखिए वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मान लीजिए कि आपको वो देश में जैसे वैसा सामान, वैसा संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन हम उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं और वो क्या है, किसी जगह पर मौजूद है, पाया जा रहा है, ठीक है, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे संभावित संसाधन कहलाते हैं। उसी को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अभी नीचे वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना, इधर गलत है ना, इधर नीचे वाला यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आगे बता रहे हैं। आगे जैसे मान लीजिए जैसे भूमिगत हीट हो गया, मतलब जानते हैं ज़मीन के अंदर में ना बच्चा, ज़मीन के अंदर में बहुत ज़्यादा हीट है। अभी बताइए पहले के ना लोगों के पास दिमाग नहीं था, ज़्यादा दिमाग विकसित नहीं था, लोगों के पास ज़्यादा जैसे क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना, प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, इसलिए जानते हैं लोग सूरज की रोशनी से वो प्राप्त नहीं करते थे, उसको बिजली में नहीं बदलते थे। लेकिन अभी देखिए लोग अपने माइंड के कारण वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को, जिसको सूरज की रोशनी बोलते हैं, उससे वो क्या प्राप्त करते हैं, उनसे वो बिजली उत्पन्न कर देते हैं। बात सही है गलत है? पवन ऊर्जा, पवन हवा से भी वो सब करंट को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सब की पहले टेक्निक नहीं था, लेकिन अब हो गया। तो अब भी क्या नहीं है सर, अभी क्या नहीं मिल रहा है हम लोग को सर? जैसे देखिए ज़मीन के अंदर में हम लोग को ना बहुत गर्मी है ना, गर्मी पाया जाता है।
अब उसी गर्मी को लोग क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में प्राप्त करना, मतलब कि वो लोग क्या किए हैं, जैसे ऊर्जा के रूप में प्राप्त नहीं किए हैं अभी तक कर पाए हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तक कोई उनके पास तकनीकी का विकास ही नहीं हुआ है। आगे देखिए, समुद्री लहर, जो समुद्र में जो लहर आता है उसको ऊर्जा के रूप में भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं भविष्य में इनका प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य में इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं कि ज़मीन के अंदर में जो हीट है उनको वो करंट में बदल सकते हैं, ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं, और जो समुद्र की लहर होती है उसको भी ऊर्जा के रूप में वो बदल सकते हैं। आगे देखिए, बोलते हैं विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि वे संसाधन, देखिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब सर्वेक्षण मतलब समझते हैं, उनको जिससे सर्वेक्षण किया गया, उनको चेक कर लिया गया है पहले, और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जो किसी जगह पर वो मतलब फिक्स कर दिया कि वहाँ पे ये सामान है ना, वहाँ पे ये खनिज पाया गया, वहाँ पे ये संसाधन पाया गया है, लेकिन उनको क्या करते हैं वर्तमान में उसको मतलब क्या होता है, गुणवत्ता की मात्रा को निर्धारण की जा चुकी है, लेकिन उसको उपयोग अभी नहीं किया गया है ना। उनके उपयोग की गुणवत्ता की मात्रा को निर्धारित कर दिया गया है, उनको बता दिया गया कि यहाँ पे इतना तरह की वस्तुएं पाई गई है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया, उन्हीं को बोलते हैं विकसित संसाधन। आगे देखिए, आगे में क्वेश्चन में क्या कहता है कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन तकनीकी के अभाव के कारण, मतलब कि तकनीकी मतलब समझते हैं, वही बोल रहे हैं कि जैसे लोगों के पास अभी क्या है, तकनीकी नहीं है, तकनीकी की कमी के कारण जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वर्तमान में उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं परंतु भविष्य में कर सकते हैं, वे भंडार संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, पानी। अभी आप लोग को बता देंगे, एक बात बताएंगे ना तो आप लोग को हैरान हो जाइएगा, बोलिए हैरान होइएगा क्या, नहीं ना, आप लोगों के लिए बता दें, बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं बच्चों। पता है आप लोगों को आने वाला समय में जानते हैं गाड़ी जो चलेगा ना, अभी आपका गाड़ी कौन सी चलता है सर, डीजल से चलता है, पेट्रोल में चलता है। आप अगर शहर आइएगा ना, दिल्ली जैसा शहर, रांची जैसा शहर आइए ना, बाहर बड़ा बड़ा शहर आइए ना, वहाँ पे देखिएगा आपको ना टोयोटो मिलेगा, टोयोटो है ना, एक तरह का छोटा सा रिक्शा जैसा होता है गाड़ी, और वो पता है सनलाइट की रोशनी से चलता है, सूरज की रोशनी से चलता है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे बिजली, उससे बताइए फ्यूल की कमी हुआ ना, उससे डीजल पेट्रोल की कमी हुआ ना। अब डीजल पेट्रोल से पहले धुआं निकलता था, वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण था, लेकिन क्या किया इंजीनियर लोग जो थे वो बहुत अच्छे, हमारे सरकार गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रयास करने के बाद हमारे देश के इंजीनियर लोग बहुत मेहनत किए और उस तरह के क्या किए, वो सूरज की रोशनी से प्रयोग करके और गाड़ी को चलाना शुरू कर दिए। जैसे भविष्य में आने वाला समय में ना गाड़ी जो चलेगा ना वो पानी से चलेगा। आप बोलिएगा सर ये कैसे होगा, सुनिए ना कैसे होगा। पानी से चलेगा, और पानी का सूत्र क्या होता है H2O। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे चीज़ लिखे हैं, जल का सूत्र होता है H2O। अब H2O कैसे बनता है, H2+O। H2 मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रयोग वो सब करते हैं ईंधन के रूप में। मतलब जो भविष्य में जो पानी डालेगा ना कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में, तो हाइड्रोजन का प्रयोग करेगा वो चलने में ईंधन के रूप में, और ऑक्सीजन को वो निकालते चलेगा। तो ऑक्सीजन वो छोड़ेगा तो हम लोग लेंगे, नहीं समझे, लेंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा, हमारे भंडार संसाधन है। तो अभी हम लोग के पास कोई ऐसा तकनीकी नहीं आया है, इसलिए हम लोग पानी का उपयोग करके हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ आगे देखिए बच्चों, फिर टॉपिक में क्या कहता है, संचित संसाधन, लास्ट क्वेश्चन है। संचित कोष क्या होता है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता में से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे क्या बोलते हैं, संचित कोष उसको बोलते हैं जिनका उपलब्ध जो है तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, मतलब जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा वो इसका प्रयोग भविष्य में ला सकता है, लेकिन अभी नहीं लाया गया है, उन्हीं को बोलते हैं संचित संसाधन, कोष संसाधन। जैसे नदियों के जल को भविष्य में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं, मतलब नदी का जो पानी होता है उसको भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, किसके लिए, पानी के रूप में हम लोग कर सकते हैं, विद्युत के लिए, मतलब ऊर्जा, मतलब विद्युत बनाने में, मतलब लाइन, मतलब करंट उत्पन्न करने में कर सकते हैं नदी का। जैसे अभी तो हम लोग करते हैं ना पानी का उपयोग करंट बनाने में, लेकिन उस टाइम नदी के पानी, छोटे छोटे नदियों के पानी को उपयोग कर देंगे, वो हम लोग क्या चीज़ में, करंट बनाने में कर देंगे। जैसे क्योंकि नदी का पानी में ही हो गया, चाहे कोई भी पानी में हो गया, वो क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन का प्रयोग हो जाएगा करंट बनाने में, क्योंकि जल का अनुसूत्र H2 होता है, हाइड्रोजन का प्रयोग कर देंगे वो जल, मतलब विद्युत उत्पन्न करने में, और ऑक्सीजन को वो छोड़ देंगे, ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारे मतलब पानी भी, मतलब ऑक्सीजन हमको आराम से मिल जाएगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। अब एक लास्ट टॉपिक चलेगा आप लोगों को, आज का टॉपिक चलेगा सतत पोषणीय विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
मतलब होता है बच्चों कि 1970 के दशक में, समझिएगा 1970 के दशक में देखा जाए तो यूरोप में क्या देखा कि संसाधनों की तेज़ी से क्षति हो रही है। देखिए बहुत अच्छा कहानी है बाबू। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना बच्चों तो आप लोगों का दिमाग बहुत खुलेगा, क्योंकि पता है। अच्छा बताइए, तो जो बच्चा वीडियो नहीं देखेगा उसको बोलिए तो इसको कैसे पढ़ेगा, तो बोलेगा 1970 के दशक यूरोप में देखा। अब ऐसे नहीं बोल पाएगा, आप क्या पढ़िएगा कि 1970 के दशक में, यहाँ पे डैश का मतलब पढ़ेंगे में, यूरोप में देखा गया, यहाँ पे देखा होगा, फिर यहाँ पे क्या गया कि संसाधनों का तेजी से क्षति हो रहा है। इसको रोकने के लिए, देखिएगा, इसको रोकने के लिए डैश का मतलब क्या हुआ, को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए 1972 में स्कॉटहोम में, कहाँ पे, स्कॉटहोम में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन का मतलब होता है एक बैठक बुलाया गया, और वो बैठक किसके लिए था, पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए। मतलब कि पर्यावरण में धीरे धीरे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए सम्मेलन बुलाया गया था कब, 1972 में, कहाँ पे, स्कॉटहोम में। किसके द्वारा, तो यूरोप के द्वारा, है ना, यूरोप में देख करके बुलाया गया था। अब देखिए किन के द्वारा, तो रियो डी जेनेरो में, है ना, रियो डी जेनेरो में, एक जगह का नाम है रियो डी जेनेरो में 1992 में एक बैठक बुलाया गया। उसमें 1992 में निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, कि अब हम लोग को सतत पोषणीय विकास करना होगा। अब सतत पोषणीय विकास करना होगा, तो अब आखिर लोग बोले कि आखिर सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसका अर्थ समझाइए। तो आप लोग को एग्जाम में पूछता है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे आंसर लिखिएगा कि ऐसा विकास, ये विकास लिखा है बच्चों, जो हमारी आने वाली पीढ़ी वाली, है ना, पीढ़ी वाली या पीढ़ी के पास भी, है ना, देखो आने वाली पीढ़ी, है ना, पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के पास भी, है ना, आने वाली पीढ़ी, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे डबल लिखा गया ये पीढ़ी। ऐसा विकास जो हमारे आने वाली पीढ़ी के पास भी संसाधन उपलब्ध हो और वर्तमान में भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान में हम अपने देश को विकसित करेंगे या विकसित कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब हम आप लोग को फिर से पूछ रहे हैं बच्चों, इसका मतलब हम तुम लोग को और तोड़ के समझाते हैं। इसका मतलब हो बच्चों कि वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान में भी हम अपने देश को भी डेवलप करें। समझिएगा, हम अभी वर्तमान समय में अपने जो संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे और अपने देश को भी डेवलप करेंगे, और अपने देश के अलावा भी हम आने वाला पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन को बचा करके रखेंगे, है ना। और अभी वर्तमान में पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होगा, प्रदूषित भी नहीं होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सतत पोषणीय विकास कहेंगे। कि ऐसा विकास है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी के पास भी संसाधन उपलब्ध हो और वर्तमान में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान में हम अपने देश को विकसित करें या कर सकते हैं, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो हम आप लोगों को कल टेस्ट लेंगे, कल आप लोगों का टेस्ट है, ओरल टेस्ट, पूछेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो इसका आंसर ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। करें उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं, तो बता दीजिएगा, समझ गया। तो ये आप लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेक्चर 2 आज कंप्लीट हुआ। लेक्चर 2 में आप लोग को बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, धीरे धीरे हम आप लोगों को, देखिए आज आप लोग को समझ में आया होगा कि सर आज सही बात, देखिए अभी आप लोग को धीरे धीरे सोचने के लिए हम बहुत मजबूर करेंगे। और पता है बच्चों, इस तरह से अगर हम लिखवाएंगे ना सवाल, इस तरह से सवाल आप लोग को लिखवाएंगे ना, तो आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ पे आंसर एग्जाम में आता है जिस तरह से, उसका आंसर तो लिखवा ही देंगे, लेकिन हम आप लोग को फिर भी सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि आप लोग खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। जब खुद से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो इससे आपका दिमाग ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। पता है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट क्लास इसको बोला जाता है। ऐसे स्टडी कीजिएगा ना, तो आपको थिंकिंग स्किल बहुत डेवलपमेंट होगा, आप ऐसे सोचने समझने की क्षमता आपकी में बहुत बढ़ेगा। क्या यहीं पे नहीं समझेगा, 1970 के दशक में यूरोप में देखा गया कि संसाधनों को तेजी से क्षति को रोकने के लिए 1972 में स्कॉटहोम में एक सम्मेलन बुलाया गया। किसके लिए, पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए। समझ गए ना, क्या बोला गया, कब, 1992 में रियो डी जेनेरो में 1992 में निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, कि सतत पोषणीय विकास किया जाए।
तो ये सब तरीका है पढ़ने का। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना बच्चों अच्छा से, वैसे वैसे आपका दिमाग डेवलपमेंट होते चले जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।